नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम बेगम हजरत महल पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब आप इसके उत्तर दीजिए। अवध के नवाब कौन थे? सभी को पता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट है, बचपन में बेगम का नाम क्या था? बचपन में बेगम का नाम मुहम्मदी खानम था। थर्ड है, विद्रोही फौज ने किस गांव के पास अंग्रेजों को शिकस्त दी? शिकस्त मतलब हार। तो बच्चों, इसका आंसर था चिन्हट गांव। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की पेंशन क्यों ठुकरा दी? क्योंकि वे उनकी बात मानकर अवध की आज़ादी का सौदा नहीं करना चाहती थी। अगला है, किसकी सलाह मानकर बेगम हजरत महल ने नेपाल में शरण ली? सेनापति की बात मानकर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया? 10 मई 1984 को। तो बच्चों, ये आपके मौखिक प्रश्न थे। अब हैं अर्थ संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो आपको सही लगता है उसको आप टिक करेंगे। बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। अंग्रेजी सरकार बेगम से संधि इसलिए करना चाहती थी क्योंकि बेगम को साथ में मिलाए न जाने तक अवध में विद्रोह के स्वर फूटते रहेंगे। अगला है, नवाब वाजिद अली शाह का समर्पण करना किसे उचित नहीं लगा? बेगम हजरत महल को। अगला है, सरपरस्त शब्द के लिए हिंदी का उचित समानार्थी शब्द क्या है? संरक्षक। अगला है, बेगम हजरत महल की हार का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी तोपों का सामना न कर पाना, या विश्वस्त सैनिकों की गद्दारी, या अंग्रेजी सरकार की कूटनीति, या मुगल सैनिकों की संख्या का कम होना? बच्चों, इसका आंसर है विश्वस्त सैनिकों की गद्दारी। ये देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, विश्वस्त सैनिकों की गद्दारी। तो इसको टिक करना है आपने, ठीक है? ये ऊपर वाला नहीं है। चलिए, अब है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मुहम्मदी खानम बेगम कब बनी? तो बच्चों, इसका आंसर है मुहम्मदी खानम बेगम अवध के नवाब वाजिद अली शाह से निकाह करने के बाद बनी। निकाह मतलब विवाह। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अवध के सैनिक विद्रोह के लिए तैयार हुए? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध के सैनिक विद्रोह के लिए तैयार हो गए, यानी कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है? लखनऊ पर विद्रोही सेना का कब्जा किस प्रकार हुआ? अवध की विद्रोही फौज और अंग्रेजी सेना के कमांडर के बीच घमासान युद्ध में विद्रोही सेना की फौज की जीत हुई और उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने अवध की जनता का दिल कैसे जीता? बेगम ने एक कुशल सम्राज्ञी, बच्चों सम्राज्ञी कौन होता है? सम्राट की वाइफ को बोलते हैं, रानी होती है ये रानी होती है। सम्राट राजा होता है तो सम्राज्ञी रानी होती है। की भांति घूम घूम कर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें दूर करने के उपाय किए। उनकी कार्यकुशलता और प्रबंध ने अवध की जनता का दिल जीत लिया। अगला है, अवध की रियासत गंवाने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अवध की रियासत अपने हाथों से गंवाने के बाद अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी में अवध पर दोबारा हमला किया और जीत प्राप्त की। रियासत क्या होता है? शासन। ठीक है? बेगम हजरत महल
पार्क कहाँ पर स्थित है? बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में स्थित है। तो बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगला, अब देखिए, पहला प्रश्न है, बेगम हजरत महल को वाजिद अली शाह की कौन सी बात पसंद नहीं आई? अवध के नवाब वाजिद अली शाह अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाए और आत्मसमर्पण कर दिया। बेगम हजरत महल को उनका अंग्रेजों से लोहा लिए बिना ही आत्मसमर्पण करना नहीं सुहाया, यानी कि उन्होंने मुकाबला नहीं किया उनसे, तो उनको, बेगम को ये बात पसंद नहीं आई। बेगम का साथ किसने दिया? उन्होंने जनता का हौसला किस प्रकार बुलंद किया? बेगम का साथ अवध की जनता, वहाँ के किसानों, व्यवसायी और सैनिकों ने दिया। बेगम ने अवध की सेना को ललकारते हुए कहा कि अवध हमारा राज्य है, हम यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगम की इस ललकार को सुनकर जनता का हौसला बुलंद हो गया। बेगम हजरत महल की लोकप्रियता का वर्णन करिए, वो क्यों फेमस हो गई लोगों के बीच में, तो इसके बारे में आपने बताना है। बेगम हजरत महल की कार्यकुशलता और प्रबंधन से अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई थी। लखनऊ फतेह ने अवध के सैनिकों, जनता और किसानों के मन में बेगम के लिए एक सम्मान और आदर ज़्यादा ही बढ़ा दिया। उन्होंने एक कुशल सम्राज्ञी की भांति घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने का उपाय भी किया। इस प्रकार बेगम के इशारे पर जनता उठने और बैठने लगी और वह बहुत लोकप्रिय हो गई। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने संधि प्रस्ताव में रानी को क्या संदेश भेजा? अंग्रेजी सरकार ने संधि प्रस्ताव में रानी को यह संदेश भेजा कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत मतलब विद्रोह करने के उनके गुनाह को हमारी सरकार माफ कर देगी और उनके गुजारे के लिए उन्हें पेंशन के रूप में अच्छी खासी रकम भी देंगी और उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम करेंगी। बेगम ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए क्या कहा? बेगम ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, मैं अवध की आज़ादी और हिफाजत के लिए मैदान जंग में लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊंगी, पर अवध की जनता का सौदा नहीं करूंगी, यानी कि उनकी हमेशा रक्षा करूंगी, उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी। अगला, बेगम हजरत महल की हार वास्तव में उनकी हार नहीं थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अपने विचार व्यक्त करिए। तो हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि बेगम हजरत महल की हार वास्तव में उनकी हार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत और बहादुरी के साथ अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया था, परंतु कुछ गद्दारों के कारण बेगम यह युद्ध नहीं जीत पाई थी और पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए उन्हें नेपाल में शरण लेनी पड़ी। हालातों से विवश होकर बेगम को हार का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, ये इसके लिखित दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न थे। ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है व्याकरण बोध। बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास अभी आपके सिलेबस में ये है नहीं। अब जब आप जनवरी में करेंगे तब आपको ये, जनवरी की जो यूनिट है उसमें ये है सिलेबस आपका, कर्मधारय और समास और बहुव्रीहि समास, तब आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि जिस समस्त पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय होता है। जैसे महादेव, यानी कि महान है जो देव, सिंपल सी बात है, जो देव महान है, महादेव। नीलकमल, यानी कि नीला है जो कमल। ठीक है, तो यहाँ समस्त पद उपमेय और उपमान दोनों का संबंध है। महा मतलब महान और देव मतलब देवता, नील मतलब नीला और कमल मतलब कमल का फूल, तो दोनों का आपस में संबंध है, तो इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। अगला है बहुव्रीहि समास। बच्चों, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन बात किसी तीसरे की जाती है, किसी तीसरे विशेष अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे दशानन,
अगर हम सिंपल सी बात कहें तो 10 मुंह आएगा, लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि 10 मुंह हैं जिसके, अर्थात किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। इसी तरह गजानन, अगर सिंपल बात कहें तो गज जैसा मुंह, लेकिन अगर हम ये बोलें गज के समान मुख है जिसका, अर्थात कौन है? गणेश जी। तो यहाँ किसी तीसरे विशेष की बात हो रही है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए नीचे वाक्य, कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन। तो यहाँ कमल है और नयन, कमल एक है, नयन दूसरा है, तो कमल के समान नयन, तो कर्मधारय हो गया। इस तरह देखिए चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके सिर पर, अर्थात कौन है वो? भोलेनाथ, तो बहुव्रीहि समास हो गया। देहलता, यानी कि देह रूपी लता, तो ये कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए अगला है चक्रधर, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन है? विष्णु भगवान, तो बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि किसी विशेष की बात हुई है, किसी अन्य की बात हुई है। अब देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो ये कर्मधारय हो गया। ठीक है। अब मयूर वाहन, मयूर है जिसका वाहन, मोर है जिसका वाहन, अर्थात कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र का नाम था कार्तिकेय, तो ये कौन हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। अब बच्चों निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। है प्रश्न, पहला वाक्य है अवध की जनता उनका साथ होने लगी, ये तो सही नहीं है। क्या होगा? अवध की जनता उनके साथ होने लगी। अगला है लखनऊ फतेह ने वजीरों और सैनिकों की दिल जीत लिया, की तो होना ही नहीं है ये। क्या होगा? लखनऊ फतेह ने वजीरों और सैनिकों का दिल जीत लिया। अगला है बेगम हजरत महल का सेनापति का हकीकत समझते देर नहीं लगी, ये तो गलत है। बेगम हजरत महल को सेनापति की हकीकत समझते देर न लगी। अगला है अंग्रेज उनका लोकप्रियता से जलने लगी, ये भी गलत है। क्या होगा? अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से जलने लगे। अगला है अंग्रेजों को ऐसा निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं था, तो अंग्रेजों को ऐसे निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। अब बच्चों कारक आपको पता है, कारक के जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह, वो आपने यहाँ लगाने हैं। सफर में उनका बेटा था। सेनापति ने कहा अंग्रेजों से अवध की बागडोर हासिल करने के लिए अपना आपका महफूज रखना जरूरी है। नवाब वाजिद अली शाह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अपनी सेना की हार होते देखकर रानी ने चालाकी से काम लिया। बेगम हजरत महल को सेनापति की हकीकत समझते देर न लगी, तो ये कारक चिन्ह है। अगला है बच्चों, इधर उर्दू के शब्द हैं और हिंदी के इनके इस तरह से समानार्थी शब्द। देखिए हिफाजत का हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिफाजत को सुरक्षा। सफर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यात्रा। गैर मामूली को क्या बोलते हैं? असाधारण। हौसला को क्या बोलते हैं? हिम्मत। गुनाह को क्या बोलते हैं? बताइए। अपराध। बंदोबस्त को क्या बोलते हैं? बताइए बंदोबस्त को क्या बोलेंगे? प्रबंध। यस। इनकार को क्या बोलेंगे? मनाही। कुर्बानी को क्या बोलेंगे? बलिदान। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों अगला है, ये भी अभी आपके जो सेंटेंस हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिंपल सा मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों, सिंपल सेंटेंस जो होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, जहाँ एक ही क्रिया होती है, वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए इसमें राम घर जाता है, सिंपल है, एक ही क्रिया जाता है, तो ये सिंपल वाक्य हो गया, है ना। इंग्लिश में इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जैसे वैभव चाहता है वह इंजीनियर बने, तो यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है वो इसके ऊपर डिपेंड है ना। किसके ऊपर डिपेंड है? पहले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें ये होता है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वैभव चाहता है, क्या चाहता है? कि वह इंजीनियर बने। अब देखिए, रोहन घर गया परंतु वहां कोई नहीं था। अब इसको योजक चिन्ह से जोड़ा गया है ना। किससे जोड़ा गया है? परंतु से। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है। और हम अगर मान लो रोहन घर गया, तो एक सेंटेंस खत्म।
आगे कोई ज़रूरत है ही नहीं किसी को कुछ बोलने की। लेकिन अगर हम यहाँ दूसरा सेंटेंस जोड़ रहे हैं परंतु वहाँ कोई नहीं था, तो ये दूसरा सेंटेंस है, इनको आपस में जोड़ करके मिश्र वाक्य बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, तो एक ही क्रिया है, तो सरल वाक्य हो गया। सेनापति ने बेगम हजरत महल को समझाया, एक सेंटेंस है। क्या समझाया? अब आप सोच रहे क्या समझाया? कि अंग्रेजी सेना बहुत बड़ी है, तो यहाँ ये सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये क्या हो गया? क्या हुआ ये देखिए, सेनापति ने बेगम हजरत महल को समझाया, एक सेंटेंस हो गया। अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इसको किससे जोड़ा है? की से जोड़ दिया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये। अगला है, बेगम हजरत महल अपने सेनापति का विरोध न कर सकी, एक सेंटेंस है। अपने बेटे को लेकर नेपाल चली गई, दूसरा सेंटेंस है, और जोड़ा किससे है? और से, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अगला है, अवध के लोग उस महान हस्ती को याद करते हैं, तो एक सिंपल सेंटेंस है, याद करते हैं, एक ही क्रिया है, तो ये सरल वाक्य हो गया। अगला है, दूसरे युद्ध में बेगम हजरत महल की सेना बड़ी वीरता से लड़ी, परंतु अंग्रेजों की तोपों के आगे उसकी एक न चली। तो बच्चों देखो, दूसरे युद्ध में बेगम हजरत महल की सेना बड़ी वीरता से लड़ी, एक सेंटेंस है। अंग्रेजों की तोपों के आगे उसकी एक न चली, ये दूसरा सेंटेंस है। इनको दोनों को जोड़ा गया है परंतु से, तो यानी कि अगर हम परंतु नहीं लगाते और अंग्रेजों की तोपों के आगे उनकी एक न चली, इसको नहीं बोलते, तो ये सेंटेंस का आगे कोई हमें चाह ही नहीं थी कि इसके आगे कुछ होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसके आगे कुछ दूसरा सेंटेंस लिखा है तो हमने उसको परंतु से जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। तो आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बच्चों, ये जो काम है मौखिक प्रश्न है ना, वो तो आपने सिर्फ पढ़ने हैं और बुक में पूरे करने हैं, लेकिन जो लिखित प्रश्न है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, उन दोनों को आपने अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। चलिए बच्चों, अब आप अपना काम पूरा करिए। धन्यवाद बच्चों।